बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें दिलचस्प बात ये थी कि वो एक बौखलाया हुआ इजलास था। सारे वज़ीर बौखलाए हुए थे और सबसे ज़्यादा इमरान खान बौखलाया हुआ था। वजह इसकी ये थी कि जो इन्होंने टारगेट बनाए थे सियासी मकासद के हवाले से वो एक के बाद एक सब नाकाम होते गए। इस इजलास में जो सबसे ज़्यादा अहम एजेंडा था वो था चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से। इमरान खान ने कहा कि कोई रास्ता निकालो कि चेयरमैन नैब की या तो तोसी हो जाए या फिर कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, कोई ऐसा आर्डिनेंस जिसके नतीजे में अपोजिशन के लीडर से मुशावरत की ज़रूरत ना पड़े और हम यकतरफा तौर पर चेयरमैन नैब की तकर्री कर सकें। तो मज़ेदार बात ये हुई कि तमाम वज़ीरों ने ये कहा कि ये भी मुमकिन नहीं और ये भी मुमकिन नहीं। बहुत सारे हल तलाश किए जाते रहे, ये करेंगे वो करेंगे। मसलन ये कि इस बात को जवाज़ बनाकर आर्डिनेंस लाया जाएगा कि चूँकि शहबाज शरीफ मुलज़िम है, नैब के मुलज़िम है और नैब का मुलज़िम नैब के चेयरमैन की तकर्री में मशवरा देने का हकदार नहीं हो सकता, इसलिए ये शिक ख़त्म की जाती है। तो इसमें भी उन्हें बताया गया कि अगर ये आर्डिनेंस पास हो गया और अगर अदालत ने फ़र्ज़ कीजिए इसको मंजूर भी कर लिया, तो तब भी आइन की वो शिक मुअत्तल नहीं होगी। इस सूरत में आपको अपोजिशन के डिप्टी लीडर से या कायम मकाम लीडर से मशवरा करना होगा, क्योंकि मुशावरत तो ख़त्म नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ के नाम की हद तक आप मुशावरत ख़त्म करने की गुंजाइश शायद निकल आए, लेकिन अपोजिशन के साथ मुशावरत की जो शिक है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो इमरान खान खासा भिनाया भी और झिल्लाया भी और काफ़ी देर इस पर बहस होती रही। जुज़वी तौर पर एक वज़ीर जो हैं वज़ीर तालीम, उन्होंने कहा कि खान साहब बहुत मजाक उड़ रहा है, वो जो गैर मुल्की तोहफ़े आपने लिए हैं उनकी मालियत क्या है, आपने किस तरह लिए हैं और उनकी क्या तफसील है, तो ये बताना ज़रूरी है क्योंकि बातें हो रही है। इसका मतलब ये है कि बाकी वज़ीरों ने तो जुर्रत नहीं की, लेकिन एक वज़ीर ने अगर जुर्रत कर दी तो इसका मतलब ये है कि सारी काबीना को पता है कि अवाम में क्या बातें हो रही हैं। और क्यों ना हो, ये इन्हीं तोशा खाने के तोहफ़ के हवाले से ये माजी में नवाज शरीफ पर और जरदारी पर और यूसुफ रज़ा गिलानी पर तनकीद करते रहे। हालांकि उन्होंने तो तफसील बता दी थी, क्योंकि जब भी तफसील मांगी गई किसी ने इनकार नहीं किया। ये इमरान खान ने बाकायदा मुदाखलत करके तफसील देने से इनकार किया। इसका मतलब है कि दाल में खासा काला है। कहा जाता है कि कई करोड़ के तोहफे जो हैं ये खान हड़प कर गया है और कितनी कीमत पर हड़प कर गया ये पता नहीं है। और इसमें 300 तोले सोना भी शामिल है जो फिर कुछ खास खवातीन को बांटा गया। यानी वही बात के वो जो मुहावरा है कि हलवाई की दुकान पर दादाजी का फातिहा, तो ये इमरान खान वो कुछ कर रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जो असल वारदातें हैं वो इससे ज़्यादा बड़ी हैं। ये तो करोड़ों रुपए का घपला है, इसने अरबों रुपए का घपला किया। मसलन ताज़ा जो मिसाल है चीनी की, दुनिया की महंगी तरीन चीनी 124 रुपए किलो के हिसाब से इन्होंने लाखों टन चीनी मंगवाई है। और इसी तरह गंदम मुसलसल तीसरे साल इम्पोर्ट की गई है और वो भी महंगी। और इस महंगी का मतलब आप समझते हैं कि जबकि सस्ती चीनी आम रेट पर जो मिल सकती है वो नहीं ली गई, महंगी ली गई। तो उसका मतलब ये है कि कमीशन तय किया गया था। 1 किलो चीनी के पीछे इन्होंने 24 रुपए कमाए हैं। 24 रुपए को भी खजाने से ज़्यादा दिए हैं। तो उन 24 में अगर आप 50-50 करें तो उसका मतलब है कि 12 रुपए फी किलो। तो ये भी करोड़ों अरबों की रकम बन जाती है। गंदम में भी और चीनी में भी अरबों रुपए की रकम बन जाती है जिसमें घपला किया है। और वो जो घपला है दूसरा एलएनजी वगैरह के चक्कर में, वो तो इतनी रकम का घपला है कि उतना हम आईएमएफ से एक किस्त में लेते हैं कर्जा। काबीना एक और बात पर भी सोगवार थी, वो ये थी कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्तें खारिज कर दी हैं जिनमें ये इस्तदा की गई थी कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाए। और ये तहरीक इंसाफ ने पार्टी की सतह पर, ये हुकूमत ने हुकूमत की सतह पर ये दरखास्तें दायर नहीं की थी, लेकिन जिन लोगों ने ये दरखास्तें दायर की वो उनको सब लोग जानते हैं कि वो किस पार्टी के आदमी है और किस ग्रुप के आदमी हैं। अहमद रज़ा कसूरी हो गए और इसी तरह के दूसरे जो नाम थे, ये मुतफर्रक दरखास्तें थी। तो इन दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इसमें जो एक रिमार्क्स दिए गए वो पता नहीं पुरस्कार वजूह की बुनियाद पर अखबारात में फ्लैश नहीं हो सके। हालांकि वो शह सुर्खी बनती थी, लेकिन मैंने देखा कि बाज़ अखबारों ने उसको इस पॉइंट को पट्टी में दिया, यानी मेन सुर्खी में भी नहीं दिया। और 3 कॉलम से ज़्यादा ये किसी अखबार ने खबर नहीं छापी। तो जस्टिस उमर अता बिंदियाल के रिमार्क्स थे कि सदारती निज़ाम जब भी आया पाकिस्तान में तो उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम 4-5 मरतबा आया। पहली मरतबा ये अयूब खान ने नाफज किया जो 10 साल नाफज रहा और उसी का ज़मीमा फिर 3 साल तक याहिया खान का सदारती निज़ाम, ज़ियाउल हक का 11 साल का सदारती निज़ाम, फिर परवेज़ मुशर्रफ का 8-9 साल का सदारती निज़ाम। और उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा उसमें
पार्लिमानी हुकूमत अगरचे कायम होती रही, 2 मरतबा बेनज़ीर की, 2 मरतबा नवाज़ शरीफ की, फिर 1 मरतबा ज़रदारी की और फिर 1 मरतबा नवाज़ शरीफ की, लेकिन इक़्तिदार का जो महवर था, जो मरकज़ और मंबा था इख्तियारात का, वो कहीं और था। चुनांचे ये जो अरसा गुज़रा है, पहले 10 साल का और फिर ये बाद में 10 साल का, ये भी नीम सदारती निज़ाम था, यानी जिसमें पार्लियामेंट के पास इख्तियारात महदूद थे और असल इख्तियारात कहीं और थे। चुनांचे पाकिस्तान हर दौर में तबाह हुआ। ये जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब भी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आया, मुल्क को नुकसान पहुंचा। उनको बस इस हद तक रिमार्क्स देने थे, लेकिन इससे आगे की बात यह है कि अगर इस बार सदारती निज़ाम आ जाए तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। ये एक यानी जो भी शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता है ज़रा सी भी, वो सदारती निज़ाम को लाने की कोशिश की मुज़ाहमत करेगा। अगर वो सदारती निज़ाम को लाने की हिमायत करता है तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के ख़त्म होने का मुतमन्नी है। तो ये सदारती दरख्वास्तें जो मुस्तरद हुई, तो इसकी वजह से भी काबीना में खासी मायूसी थी, और मायूसी की वजह ये थी कि 3-4 दिन पहले ये जो इमरान खान की बिलागर हैं, वो बड़ी नवीद सुना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये सदारती निज़ाम की रिटें मंजूर कर लेगी और समाअत के बाद सदारती निज़ाम के हक़ में फ़ैसला होगा, फिर इमरान खान जो चाहेगा करेगा। यही अल्फाज इन बिलागर्स ने इस्तेमाल किए कि उसके बाद इमरान खान अमीरुल मोमिनीन, बादशाह सलामत और ये वो, और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। मतलब ये है कि जो एजेंडा दिया गया मुल्क को ख़त्म करने का, वो उसे हतमी तौर पर पूरा कर देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जो दरख्वास्तों का इस्तरदाद है, उससे इनको बहुत मायूसी हुई है। तो इससे पहले ये 4-5 और मामलात में मुँह की खा चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मसले पर इन्होंने बहुत बुरी मुँह की खाई है, और फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीनों के इशू पर वो शिकस्त खाई है। तो ये अब सदारती निज़ाम और इससे पहले चेयरमैन नायब का इशू भी इनके बस से बाहर निकल गया है। तो शिकस्त दर शिकस्त इनका जो चल रहा है सिलसिला, वो अभी और भी चलेगा, और इस वजह से काबीना के इजलास में ज़राए के मुताबिक बौखलाहट की फ़ज़ा थी। लेकिन मेरा ख्याल है अगर ज़राए ने मज़ीद बारीक बीनी से इतला दी होती तो ये भी बताते कि सोग की फ़ज़ा थी, झुंझलाहट की फ़ज़ा थी, तिलमिलाहट की फ़ज़ा थी, भिन्नाहट की फ़ज़ा थी। ये सारी फ़ज़ाएँ काबीना के इजलास में मौजूद थी। इस लिहाज से हम इस काबीना के इस इजलास को तारीख़ी इजलास कह सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और मामला जो चल रहा है, उसका भी असर काबीना के इजलास पर हुआ होगा। वो मामला क्या चल रहा है कि मैं इशारा करता हूँ कि वो जो हज़रात हैं, उनका दिल तो नहीं करता कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करें, लेकिन अब बुरे फंसे हैं। आलमी हालात, पड़ोसी मुल्कों के हालात, इक़्तिसादी हालात और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जो ऑफशूट है, वो खुसूसन बहुत काबिल ज़िक्र है। तो इस वजह से वो एक किस्म की बंद गली में फंस गए हैं, जहाँ से वो जमहूरियत की बहाली के लिए रास्ता देने के लिए भी तैयार नहीं है, और जहाँ वो जमहूरियत का रास्ता रोकने के काबिल भी नहीं रहे हैं। तो ये एक मखमसा है जिसमें वो फंस गए हैं। तो बहरहाल दरमियानी रास्ता तलाश करने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ से, मुस्लिम लीग के जो चेयरमैन हैं, एक मरतबा फिर रब्ता किया, और रब्ता नहीं किया बल्कि राब्ते किए हैं, और मुसलसल पैगाम रसानों के ज़रिए एक किस्म की मुज़ाकरात की फ़ज़ा चल रही है। और इस मुज़ाकरात में शहबाज शरीफ को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि जनाब इस मरतबा हम वादे पूरे करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब जो एहतजाज लॉन्च करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने आवाम से कहा है कि थोड़ी सी कुर्बानी चाहिए, थोड़ी सी कुर्बानी की तशरीह जो है, उसके लिए वो जजों की बहाली के लिए जो लॉन्ग मार्च किया गया था, उसकी मिसाल वजाहत के लिए काफ़ी है कि लाहौर से पिंडी तक कुर्बानी नहीं देना पड़ी थी, बल्कि कुर्बानी का सफ़र लाहौर से शुरू हुआ और गुजरांवाला तक पहुंचा। तो थोड़ी सी कुर्बानी के बाद ये मसला हल हो गया था। तो उसी किस्म के लॉन्ग मार्च की या उसी किस्म के प्रोग्राम की नवाज़ शरीफ साहब का देने वाले हैं। अगले महीने किसी भी वक्त वो दे सकते हैं। तो उन्हें रोका जाए, हम आपकी हर बात मानेंगे, और वो माजी की तरह वादा शिकनी नहीं करेंगे। और माजी से मुराद ये है जिसकी तरफ हमजा शहबाज ने कहा कि हमने तो कौमी मफाद में एक्सटेंशन देने का फैसला किया था और उससे मुल्क को फ़ायदा हुआ। हालांकि मुल्क को फ़ायदा तो नहीं हुआ, मुल्क को तो बहुत ही घाटा हुआ, और जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। और सुना है कि इस मरतबा एक और एक्सटेंशन के लिए ताउन मांगा जा रहा है। तो ये सुना है, पता नहीं किस हद तक सही है, लेकिन वादे वईद किए जा रहे हैं, ये पक्की खबर है। और वादे वईद के जाल में शहबाज शरीफ फंसते या नहीं फंसते नहीं कह सकते। मुबस्सरीन का कहना है कि शहबाज शरीफ जाल में फंसने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि उनका माजी जो है वो यही है कि वो फंसने के काम में बहुत माहिर है और उनका बहुत तजर्बा है। लेकिन इस मरतबा उनका भी मूड कुछ बदला हुआ नज़र आता है, और हालात का जो रुख है वो भी कुछ इस तरह का है कि शायद शहबाज शरीफ इस मरतबा दाम भी ना आए। और जो वादे वईद हैं, उनकी पुख्ता यकीन दहानी जो है, उस पर एतबार करने का कोई ज़रिया निकल आए,
तो फिर चलिए, फिर फंसने में कोई हर्ज भी नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन ये कैसे कोई स्टाम्प पेपर पर लिखवाने से बात तो नहीं बनेगी। तो ये देखिए क्या बनता है। अमेरिका की तरफ से ये फरमाइश आ रही है कि जमहूरियत बहाल की जाए, और इस मुतालबे को या इस हुक्म को टालना हमारी मेहरबानों की बस में नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। किस तरह होगा? और क्योंकि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे चक्कर में फंस गई है कि जहाँ से, जिसको कहते हैं कि वो छछूंदर के मुंह में छिपकली, ना उगलते बने ना निगलते बने, इस तरह का जो मसला है वो बन गया है। और नवाज शरीफ का आना उनके लिए, उनको वारा नहीं खाता, और अब उसका रास्ता रोकना ये भी इनके बस में नहीं है। तो एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन में फंस गए हैं। और सिचुएशन जो है अमन व अमान की, वो भी हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी का हर रोज़ वाक़या होता है। 2 दिन पहले जो बलूचिस्तान में एक अजीबोगरीब किस्म की दहशतगर्दी हुई है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि दहशतगर्दों को खुली छूट है, उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। वो डंके बजाते हुए आते हैं और डंके बजाते हुए चले जाते हैं। ये वाक़या है, आपने खबर पढ़ ली होगी कि योब के करीब कोई सलजाजा नाम का एक मुकाम है। वहाँ एक होटल में एक बस के मुसाफिर, लंबी बस जो होती है उसके मुसाफिर खाना खाने के लिए रुके, तो अगवाकार आए, उन सब मुसाफिरों को खाना खाते हुए उठाया, बस में सवार कराया और बस को अगवा करके ले गए। और उसके बाद ये अहलकार जो है वहाँ, पुलिस या जो भी थी, वो टापते रह गए। वो हर तरफ उन्होंने तलाशी ले, जो खबरों के मुताबिक हर तरफ उन्होंने तलाशी ली, लेकिन उस बस का सुराग मिला, न डाकुओं का सुराग मिला। वो डाकू नहीं थे हजरात, वो दहशतगर्द थे। क्योंकि डाकू बड़ी बस को अगवा करके ले जाकर फिर उनसे वारदात करके छोड़ देते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर उनका काम हो जाता है। वो सारे मुसाफिरों से नकदी छीनते, जेवरात छीनते, घड़ियाँ उतारते, मोबाइल छीनते और छोड़ देते। लेकिन तीसरा दिन हो गया, इस बस का पता नहीं चला। हो सकता है जब ये व्लॉग अपलोड हो तो तब तक ये पता चल जाए। लेकिन इस सूरत में भी कानून नाफज करने वाले इदारों की बुरी तरह नाकामी वाज़ेह होती है कि एक बस मुसाफिरों समेत इस तरह पूरी की पूरी अगवा हो जाए और 2 दिन तक उसका पता ही ना चले। ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक सूरत हाल है। और गवादर में एक दिन पहले कायद-ए-आज़म का मुजस्समा जो है वो बम से उड़ा दिया गया, और गवादर हाई सिक्योरिटी जोन है। और गवादर क्या, पूरा बलूचिस्तान जो है वो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाला इलाका, जहाँ चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी दस्ते मौजूद हैं। इसके बावजूद बस अगवा हो जाती है, इसके बावजूद कायद-ए-आज़म के मुजस्समे को बम से उड़ा दिया जाता है। यहाँ ज़मीनी तौर पर एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो मुजस्समे लगाने का कोई रवायत ही नहीं थी, कोई तसव्वुर ही नहीं था। अल्लामा इकबाल का, कायद-ए-आज़म का, या किसी भी कौमी हीरो का पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने मुजस्समा नहीं लगाया, क्योंकि पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया लगता है। और इसी वजह से 72 सालों की तारीख में हमने देखा कि कभी किसी शख्सियत का किसी ने मुजस्समा नहीं लगाया, हत्ता कि प्राइवेट सतह पर भी। भुट्टो साहब के मानने वाले जो हैं वो उनको पीर की तरह पूजा करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी भुट्टो साहब का मुजस्समा लगाकर कहीं नस्ब नहीं किया, उनकी सजाए मौत के बाद भी ये काम नहीं किया। तो ये इन्होंने कायद-ए-आज़म का मुजस्समा क्यों लगाया? तो इस सिलसिले में कहा जाता है कि असल में तो ये मुल्क भर में रंजीत सिंह के मुजस्समे लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए इनको पेशगी, ये एहसास था कि एहतजाज हो सकता है, तो एक बैलेंस करने के लिए उन्होंने कायद-ए-आज़म का मुजस्समा भी लगा दिया कि देखो, सिर्फ रंजीत सिंह के मुजस्समे तो हम नहीं लगाते, ये देखो कायद-ए-आज़म का भी हमने लगा दिया। तो पाकिस्तान की जो मज़हबी जमातें हैं, इन्होंने इस मुजस्समे नस्ब करने के अमल की कोई मज़म्मत नहीं की, अगरचे करनी चाहिए। पाकिस्तान में या किसी भी मुसलमान मुल्क में कौमी हीरोज़ के मुजस्समे लगाने की ये रवायत जो है वो पसंद नहीं की जाती। ये पाकिस्तान में इमरान खान ही है जिसने ये रवायत शुरू की। और जिस तरह के मैंने बाज़ लोगों की राय ज़ाहिर की और मैं इस राय से मुत्तफ़िक हूँ कि असल में तो इनके हीरो कोई और है। एक तो महाराजा रंजीत सिंह है, और एक साहब और हैं जिनका मैं इस वक्त नाम नहीं लेता, और जिसके बारे में ये बड़े पीटीआई वाले बड़े वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमें इस मज़हब से क्यों तशबीह दी जाती है। ये चीज़ें चलती हैं। तो बहरहाल ये जिस्म के ज़िमन में बात लंबी होगी। कहने की बात ये थी कि बलूचिस्तान में कोई कुछ भी चाहे, जब भी चाहे, वो करके फ़रार हो जाता है और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं होता। हर रोज़ दहशतगर्दी होती है, हर रोज़ तख़रीब कारी होती है। अमन व अमान की जो हालत है वो ये है। उसकी वजह ये है कि जब सारी तवज्जो आपकी इस तरफ होगी कि जमहूरियत का जो फितना है, इसका सर कुचलना है, तो फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं, और फिर उसके बाद आपके बस में हालात नहीं रहते। और अब यही मामला है कि इनके बस में अब कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि डॉलर अब 170 रुपये से भी ऊपर चला गया है, और
کل ہی خبر آئی تھی کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے نوٹس لے لیا ہے، یعنی عمران خان کے بعد یہ گورنر صاحب کو بھی نوٹس لینے کا شوق چڑھایا ہے. کمال کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر اور مہنگا ہوگا، اور آٹا چینی کا جب نوٹس لیتے ہیں تو اور مہنگی ہوتی ہیں، اب یہ ڈالر بھی اور مہنگا ہوگا. اور اطلاع یہ ہے کہ یہ نوٹس لینا وغیرہ ڈرامہ ہے، اور یہ عمران خان کے جو پلان ہے اس کے مطابق جو بعض باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ ڈالر 200 روپے پر جائے گا اور پٹرول بھی 200 روپے لیٹر پر جائے گا. یہ طے شدہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. ناظرین، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.